नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है मुद्रा के कार्य, मनी फंक्शंस। आर्थिक सिद्धांत में चाहे वे व्यष्टि अर्थशास्त्र हो या समष्टि अर्थशास्त्र हो, मुद्रा का विशेष महत्व माना गया है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कीमत प्रणाली का कार्य मुद्रा के माध्यम से ही संचालित होता है। मुद्रा को अर्थव्यवस्था की रक्तवाहिनी धारा माना जा सकता है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में रक्त घूमता है, उसी प्रकार अर्थव्यवस्था में मुद्रा घूमती है। समष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुखतया तीन परतों से संबंध माना गया है, यथा आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी। इन तीनों समस्याओं को समझने व इनका हल निकालने में मुद्रा व मौद्रिक नीति की प्रमुख व प्रबल भूमिका होती है। अब हम बात करते हैं मुद्रा की परिभाषा। मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्यतः स्वीकृत होती है और साथ में यह मूल्य के मापक व मूल्य के संग्रह का भी कार्य करती है। एक बार दोबारा देखेंगे। मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्यतः स्वीकृत होती है और साथ में यह मूल्य के मापक व मूल्य के संग्रह का भी काम करती है। अब हम बात करते हैं मुद्रा के कार्य, फंक्शंस ऑफ मनी। मुद्रा के कार्यों को तीन भागों में बांटा गया है: प्राथमिक, द्वितीयक, सहायक अथवा गौण और आकस्मिक। प्राइमरी, सेकेंडरी, कंटिंजेंट। सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक में कौन कौन से कार्य आते हैं। पहला कार्य है विनिमय का माध्यम, दूसरा कार्य है मूल्य का माप। द्वितीय सहायक या गौण में आते हैं मूल्य का संग्रह, विलंबित भुगतान का आधार और मूल्य का हस्तांतरण। आकस्मिक में आते हैं साख का आधार, राष्ट्रीय आय के वितरण का आधार, उपभोक्ताओं व उत्पादकों द्वारा साधनों का सर्वोत्तम उपयोग और धन को तरलता प्रदान करना। आज हम बात करेंगे प्राथमिक कार्य के बारे में। प्राइमरी फंक्शंस। नंबर 1, विनिमय का माध्यम, ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मुद्रा ने विनिमय के कार्य को काफ़ी सरल बना दिया है। आजकल की पेचीदा अर्थव्यवस्था, जिसमें विशिष्टीकरण, श्रम विभाजन, बड़े पैमाने का उत्पादन, विस्तृत बाजार आदि सामान्य बातें हो गई है, ये सब मुद्रा के अभाव में असंभव थी। विनिमय का माध्यम बनकर मुद्रा मानव की स्वतंत्रता को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुई है। अब वस्तुओं व सेवाओं के बदले में पहले मुद्रा प्राप्त की जाती है और बाद में मुद्रा देके आवश्यकताओं की वस्तुएं व सेवाएं प्राप्त की जाती है। इस प्रकार वस्तुओं और सेवाओं के आगे और पीछे मुद्रा रहती है, जो विनिमय के माध्यम का कार्य करती है। विनिमय के माध्यम के रूप में भली भांति कार्य कर सकने के लिए मुद्रा में निम्न गुणों का होना आवश्यक माना गया है, यथा इसे आसानी से स्वीकार किया जाए, थोड़े वजन में इसका मूल्य ऊंचा हो, यह विभाज्य हो ताकि इसके द्वारा छोटे भुगतान भी किए जा सकें, एवं इसे आसानी से जाली न बनाया जा सके। दूसरा है मूल्य का माप अथवा लेखे की इकाई, मेजर ऑफ वैल्यू और ए यूनिट ऑफ अकाउंट। मुद्रा हिसाब किताब की इकाई के रूप में भी प्रयुक्त की जाती है, क्योंकि सभी प्रकार की वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य मुद्रा में आंका जाता है। ऐसा पूंजीवादी, साम्यवादी व मिश्रित किस्म की अर्थव्यवस्थाओं में होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि मुद्रा हिसाब की इकाई के रूप में अपना कार्य बिना अपने वास्तविक अस्तित्व के भी कर सकती है। विभिन्न परियोजनाओं की लागत लाभ की तुलना करके उनमें से चुनाव करने के लिए भी मुद्रा का उपयोग हिसाब लगाने में किया जाता है। मुद्रा का यह कार्य आजकल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। ध्यान देने की बात है कि विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करने के लिए तो मुद्रा में सामान्य स्वीकृति, विभाज्यता व वहनीयता आदि गुणों की आवश्यकता होती है, लेकिन हिसाब किताब के लिए इन गुणों की आवश्यकता नहीं होती। अब हम बात करते हैं सहायक व गौण कार्य। पहला है मूल्य संग्रह, ए स्टोर ऑफ वैल्यू। मुद्रा के रूप में भविष्य के लिए मूल्य संग्रह या धन संग्रह का कार्य सुगम हो जाता है। इससे भविष्य में वस्तुएं व सेवाएं खरीदने की शक्ति का संग्रह किया जा सकता है। लेकिन इस कार्य की सफलता भी इस बात पर निर्भर करती है कि मुद्रा का मूल्य स्थिर बना रहे, अर्थात वस्तुओं के मूल्य स्थिर रहे। सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि होने से मुद्रा की उपयोगिता धन संग्रह के रूप में घट जाती है। दूसरा है विलंबित भुगतान का आधार, ए स्टैंडर्ड ऑफ डेयर्ड पेमेंट। मुद्रा का उपयोग करके वस्तुओं सेवाओं का भुगतान कर सकना संभव हो गया है। इस प्रकार ये मुद्रा का उपयोग करके वस्तु और सेवाओं का विलंबित
भुगतान कर सकना संभव हो गया है। इस प्रकार ये ऋणों के भुगतान का आधार बन जाती है। यहाँ लेखे की इकाई में समय तत्व और जुड़ जाता है, क्योंकि भुगतान भविष्य में किया जाना है। आधुनिक समाज में ऋणों का अत्यधिक विस्तार हुआ है और इसका अधिकांश श्रेय मुद्रा के आविष्कार को दिया जा सकता है। तीसरा है मूल्य का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ मनी। मुद्रा केवल मूल्य संग्रह का ही कार्य नहीं करती, बल्कि यह मूल्य अथवा क्रय शक्ति का हस्तांतरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को एवं एक स्थान से दूसरे स्थान में सुगमतापूर्वक कर सकती है। इससे विनिमय का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हो जाता है। अब पढ़ेंगे हम मुद्रा के आकस्मिक कार्य, कंटिंजेंट फंक्शन ऑफ मनी। मुद्रा साख का आधार है। मनी इज ए बेसिस ऑफ क्रेडिट। आजकल व्यापारिक बैंक साख का निर्माण करते हैं। वे नगद जमा के प्राप्त होने पर उसकी कुछ गुणी राशि ग्राहकों को उधार दे सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात केवल यह है कि व्यापारिक बैंक जिस साख का निर्माण करते हैं उसका आधार नगद जमा ही होती है। मान लीजिए किसी बैंक में 100 रुपये की नगद राशि जमा के रूप में प्राप्त होती है और 20% रिजर्व अनुपात के आधार पर वह 20 रुपये अपने पास रख लेता है, तो शेष 80 रुपये के आधार पर 80 × 5 400 रुपये की नई साख का निर्माण कर देता है। इस मुद्रा की साख के निर्माण का आधार, यहाँ मुद्रा ही साख के निर्माण का आधार बनती है। राष्ट्रीय आय के वितरण का आधार, बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। उत्पादन के साधनों का प्रतिफल मुद्रा में सुगमतापूर्वक चुकाया जाता है। यदि मुद्रा नहीं होती तो लगान, ब्याज, मजदूरी व लाभ का भुगतान करना कठिन होता। अतः राष्ट्रीय आय का वितरण मुद्रा के आधार पर ही संभव हो सकता है। उपभोक्ताओं व उत्पादकों द्वारा साधनों का सर्वोत्तम उपयोग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। एक उपभोक्ता अपने सीमित साधनों के वजह से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करने के लिए वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताओं का अनुपात उनकी कीमतों के अनुपात के बराबर करता है। इसी प्रकार एक उत्पादक अपना लाभ अधिकतम करने के लिए उत्पादन के विभिन्न साधनों की सीमांत उत्पादकताओं के अनुपात को साधन कीमतों के अनुपात के बराबर करता है। लेकिन संतुलन की इन दशाओं को प्राप्त करने में मुद्रा कीमत प्रणाली के माध्यम से सहायता देती है। धन को तरलता प्रदान करना, लिक्विडिटी टू वेल्थ। मुद्रा धन के विभिन्न रूपों जैसे मकान, कार, जेवर, शेयर, ऋण पत्र आदि को तरल रूप प्रदान कर सकती है, क्योंकि इनके अपने अपने बाजार होते हैं जिनमें इनको बेचकर नगद राशि प्राप्त की जा सकती है। धन्यवाद साथियों।